थी। अच्छा, जरा कुछ पीछे से रिवाइज करते हैं। इतनी देर में मुझे ये याद दिला देना कि मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था, ठीक है, ताकि फिर उससे आगे चल सके हम लोग। अभी तक फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में मेजर बातें देख चुके हैं। जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज देखी, लॉज देखे, फिर हम लोगों ने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस शुरू किया, उसके अंदर हमने कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, फिर हमने एपिस्टेसिस देखना शुरू किया, ठीक है जी। तो एपिस्टेसिस में हमने बात की थी, कुछ लोग रिपीट करने कह रहे हैं, सिर्फ एक कुछ बातें बता दूं। हमारे पास लेट्स से एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास उसके एक जगह पे एक जीन मौजूद है और उसके एक दूसरे डिफरेंट पार्ट पे हमारे पास एक दूसरा जीन मौजूद है। लेट्स सपोज इसको ई कह देता हूं, एपिस्टेटिक जीन से याद रहेगा। ये जो एपिस्टेटिक जीन है ई, ये इन्फ्लुएंस डालेगा इस ए पे और ए के एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा या उसको उसके एक्सप्रेशन नहीं होने देगा। जब हमारे पास एक जीन किसी दूसरी जीन को सप्रेस करे, ऐसी कंडीशन को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। ऐसी कंडीशन को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। फिर हमने इसकी दो एपिस्टेसिस की बात की थी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को सप्रेस करने वाला जीन रेसेसिव होगा, अगर कोई जीन आपके पास रेसेसिव होगा तो ऐसी कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास कहलाता है रेसेसिव एपिस्टेसिस। अगर किसी जीन को, किसी कैरेक्टर को सप्रेस करने वाला जीन, दबाने वाला जीन रेसेसिव नहीं है बल्कि आपके पास डोमिनेंट है, तो ऐसी कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। हो दोनों में एपिस्टेसिस रहा है, हो दोनों में सप्रेशन रही है, लेकिन फर्क है कुछ चीजों को देखने का। अगर रेसेसिव, मिसाल के तौर पे इसी तस्वीर को अगर मैं ये तो नॉर्मल है, जर्नल इमेज है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि आपके पास इस ए को सप्रेस करने के लिए एक जीन मौजूद है जो कि आपके पास इस तरह से क्या कहलाएगा? ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास कहलाएगा रेसेसिव एपिस्टेसिस। अगर आपके पास एक जीन है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, यहां पर लेट सपोज ये बी है, अब ये दूसरी जीन होगी कोई ना, उसको सप्रेस करने वाला आपके पास जो जीन मौजूद है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये कंडीशन आपके पास क्या कहलाएगी? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। बात समझने की है कि एपिस्टेसिस क्या है। ये है एपिस्टेसिस। एपिस्टेटिक जीन किसी दूसरे कैरेक्टर को दबा रही है। किन किन फॉर्म्स में हो सकती है, क्या क्या टाइप्स हैं? अगर तो आपके पास रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स किसी नॉर्मल कैरेक्टर को सप्रेस करें तो वो रेसेसिव एपिस्टेसिस। अगर डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन्स किसी कैरेक्टर को सप्रेस करें, उसके ऊपर खड़ी हो गई, उसको उसका काम नहीं करने देती, ये हम कहते हैं इसको डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन। ठीक है, अच्छा। तो ये आपको एक बेसिक बात बताइए एपिस्टेसिस की। तो एपिस्टेसिस में हम लोगों ने सप्रेशन देखी। यहां क्या हो रहा है? ये सप्रेशन हो रही है, सप्रेशन, ठीक है, सप्रेशन हो रही है। दो फॉर्म्स में एपिस्टेसिस आपको मिल रहा है। एक कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन, कैपिटल ई से मैंने डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन बना दिया, वो किसी कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है, चाहे उसके सामने कोई भी हो, तो ये क्या कहलाएगा? डोमिनेंट एपिस्टेटिक, डोमिनेंट। डोमिनेंट। अगर आपके पास रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स हैं जो कि किसी कैरेक्टर को दबा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है? रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स या रेसेसिव एपिस्टेसिस। मेरी बात समझे सारे के सारे? अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लो। दोनों में एक एग्जांपल बता देता हूं, क्रॉस भी करवा दूंगा ताकि और क्लियर हो जाए। इसकी एग्जांपल देख लो रेसेसिव की। आपके पास एक डॉग की ब्रीड है, रिट्रीवर, उसमें आपको दो कलर के
फर मिलते हैं डॉग्स में, उसी डॉग की स्पीशी में, रिट्रीवर में। एक आया आपको ब्लैक मिलता है, एक आपको ब्राउन मिलता है। एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक को बनाने वाले जीन्स डोमिनेंट है, कैपिटल बी कैपिटल बी। स्मॉल को बनाने वाले जीन या ब्राउन को बनाने वाले जीन्स स्मॉल बी रिसेसिव है, स्मॉल बी रिसेसिव है। अब इसी एग्जांपल से इसको याद रखना। यहां पर मैं बी डाल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहां मैं बी डाल देता हूं, लेट सपोज, ठीक है, बी डाल देता हूं ताकि आपको एग्जांपल देख के समझ में आती रहे। एपिस्टेटिक जीन हमेशा सप्रेस करेगी, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, अभी अभी समझो, एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाए शायद। अब क्या होगा देखो समझना। अब ये इसके ऊपर जाके चढ़ के नहीं तो नहीं बैठ जाएगा कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। एक्सप्रेशन कैसे करेंगे ये? आपके पास ये बी जीन है, लेट सपोज, यहां बनाता हूं, बी जीन है, ये बी जीन जो कि ब्लैक कलर बना रही है, ये वाला। ये क्या होगा? ये ट्रांसक्राइब होगी, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगी, इसकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी। उसके बाद आपके पास क्या बनेगा? प्रोटीन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करवाती है ना। प्रोटीन बनने के बाद आपके पास ये प्रोटीन आगे जाएगी और मेलानिन बनाएगी। क्या बनाएगी? मेलानिन। मेलानिन क्या है आपके पास? मेलानिन वो कंपाउंड है जो कि कलर दे रहा है, ब्लैक दे रहा है, ब्राउन दे रहा है। हमारी स्किन में मेलानिन लाइट ब्राउन या ब्लैक या व्हाइट कलर मेलानिन की वजह से आ रहा है। अब क्या है कि मेलानिन बनेगा तो इसकी ज्यादा बनेगा तो ब्राउन या ब्लैक बन जाएगा, कम बनेगा तो ब्राउन। डॉग के अंदर फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं। अब आपके पास एक दूसरा यहां पर एपिस्टेटिक जीन बैठा हुआ है इन रेसेसिव फॉर्म। वो क्या करेगा? वो भी अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ट्रांसलेशन करवाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनने के बाद ये प्रोटीन जाके इस मेलानिन को डिस्टर्ब कर देगी, यानी इस मेलानिन को बनने नहीं देगी। ये काम करता है एपिस्टेटिक जीन कि इसका जो एक्सप्रेशन आएगा मेलानिन की फॉर्मेशन, इस जीन का एक्सप्रेशन क्या? मेलानिन की फॉर्मेशन करवाना, यही तो एक्सप्रेशन है उसका। जो इसका एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन को ये अपने आप को एक्सप्रेस करवा के इसका ये एक्सप्रेशन रोक देगी। जब ये एक्सप्रेशन रुक जाएगा तो अब मुझे बताओ, मेलानिन की प्रोडक्शन से आया आपके पास ब्लैक कलर बनना था, ज्यादा प्रोड्यूस होता तो ब्लैक कलर, थोड़ा कम प्रोड्यूस होता तो ब्राउन कलर। अब जब मेलानिन ही नहीं बनेगा तो कौन सा कलर आएगा? व्हाइट कलर। यानी आपके पास एपिस्टेसिस होने की वजह से ना ब्लैक रहा ना ब्राउन रहा, बल्कि क्या आ गया? व्हाइट कलर। एक बात याद रखना, बायोलॉजी के अंदर व्हाइट कलर इज नॉट अ वैरायटी, व्हाइट कलर इज अ डिसऑर्डर। व्हाइट कलर इज लैक ऑफ मेलानिन, लैक ऑफ पिगमेंट। ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, पर्पल कलर, रेड, इंडिगो, कोई भी कलर, ये वैरायटीज हो सकती हैं, ये वैरायटीज हो सकती हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। बट व्हाइट कलर इन प्लांट्स इज बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट डजंट हैव पिगमेंट्स। इसी तरीके से हमारे अंदर भी, इंसानों में, जो लोग जैसे अफ्रीकन या हमारी अपनी बात कर लें, साउथ जो एशियंस हैं, हमारे अंदर मेलानिन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा है, पिगमेंटेशन ज्यादा है। अगर आप यूरोप में चले जाओ, वहां पर पिगमेंटेशन कम मिलेगी, उनकी बिल्कुल फेयर स्किन मिलेगी, ठीक है। तो ये जो कलरेशन है इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, स्पेशली व्हाइट, ये कोई वैरायटी तो चलो बन जाएगी वो एक, लेकिन वो किस वजह से होती है? वो लैक ऑफ पिगमेंटेशन की वजह से। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस एपिस्टेटिक जीन ने इस पिगमेंटेशन करने वाले कंपाउंड को रोक दिया, काट दिया, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया। एज अ रिजल्ट हमारे पास ना ये पिगमेंट बन सके, ना ये बन सके, ना ये कलरेशन आई, ना ये कलरेशन, बल्कि एक तीसरा कलर आ गया, या कलर ही ना आ सका तो बेहतर होगा कि कलर ही नहीं आ सका, व्हाइट कलर आ गया हमारे पास। ये है एपिस्टेसिस की वजह।
इसकी वजह से अल्बिनिज्म भी होती है, एल्बिनोस भी आपको कभी कभार देखने को मिलता है, इसकी एक वजह से, इसकी वजह से भी। उसकी और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन एक वजह एपिस्टेसिस भी होती है। ठीक है, एपिस्टेसिस का एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो कि एपिस्टेटिक जीन के सामने, एपिस्टेटिक जीन चाहे किसी भी कंडीशन में हो, इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में हो, इसके सामने कोई भी आएगा। अब देखो यहां पर आपके पास स्मॉल ई लेट से एपिस्टेटिक जीन है, रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन, इसके सामने अगर ये भी आएगा तो इसकी भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा सकता। जब भी कोई जीन, जब भी कोई कैरेक्टर किसी एपिस्टेटिक जीन के सामने आता है, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो या रेसेसिव फॉर्म में हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसकी कोई मर्जी नहीं चलती, चाहे वो रेसेसिव हो, डोमिनेंट हो, कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ उसकी खुद की पोजीशन क्या है अपनी जीनोटाइप में, उसकी इसके सामने कोई नहीं चलती। ठीक है, दूसरी बात, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों एपिस्टेसिस एक कैरेक्टर के लिए एक ऑर्गेनिज्म में साथ काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इस बात को अभी क्रॉस करके समझाऊंगा, लेकिन मेरी बात समझ लेना, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पर मैंने डॉग की बात की, तो डॉग के अंदर यहां रेसेसिव एपिस्टेसिस हो रहा है। रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स अगर आएंगे तो सामने वाले का एक्सप्रेशन मास्क कर देंगे, लेकिन इसी डॉग में इसी मेलानिन की प्रोडक्शन, इसी कोट कलर के लिए डोमिनेंट एपिस्टेसिस नहीं होगा। एक वक्त में एक ऑर्गेनिज्म में एक तरह का एपिस्टेटिक एक्सप्रेशन होगा, चाहे रेसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, बट दोनों एक जैसे नहीं होंगे। ये मेरी बातें समझ आ रही है सबको? ये एपिस्टेटिक जीन की कहानी नहीं, ब्लड ग्रुप ओ को इससे मत मिलाओ, ब्लड ग्रुप ओ तो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। लास्ट वाला पॉइंट मैंने कहा कि आपके पास, अभी मैं वजह बताता हूं एपिस्टेसिस की वजह क्या होती है। और लास्ट वाला पॉइंट मैंने कहा, आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस, दोनों की दोनों एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए एक वक्त में नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये डॉग की एग्जाम्पल दी मैंने, इसके पास ब्लैक और ब्राउन फर था, इस ब्लैक और ब्राउन फर को सप्रेस करने के लिए रेसेसिव एपिस्टेटिक कंडीशन चाहिए होती है, या होती है तो व्हाइट कलर आता है। अगर रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स होंगे तो सप्रेस करेगी, अगर डोमिनेंट होंगे तो सप्रेशन नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आपके पास इस डॉग ब्रीड के अंदर सिर्फ रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स ही फंक्शनल हैं या वही एक्सप्रेशन करवाएंगी। अगर डोमिनेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन ये कि आपके पास, मैं इसी की एग्जांपल यहां बनाऊं, आपके पास अगर ये कंडीशन है, ये कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल बी कैपिटल बी, तो अब यहां पर आपके पास उसूलन तो इसको देखते हुए आपके पास ब्लैक कलर आना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से आपके पास क्या कलर आएगा? आपके पास आएगा व्हाइट कलर। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोसेस के थ्रू इसकी सिक्रीशन बंद करवा देगी। बट अगर आपके पास कैपिटल ई आ जाए, और इसी एग्जांपल की बात करूं डॉग वाले की, और कैपिटल बी आ जाए, तो अब आपके पास क्या कलर आएगा? अब ये अपना रोल प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि इस कंडीशन में, इस डॉग में, इस फर कलर में सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को एज एन एपिस्टेटिक जीन शो करवाता है, ये नहीं करवाता। तो आपके पास कलर क्या आएगा? आपके पास कलर आएगा ब्लैक। मेरी बात समझ आ रही सबको? दोनों जब सप्रेशन ही करवा रहे हैं तो हमने उनको अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया? क्लासिफाई करना पड़ता है ना, ताकि आपको कंडीशन समझ में आए कि किस कंडीशन में कौन सी चीज ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगी, कौन सी चीज कम। इसी बेसिस पे कि रेसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, हालांकि सप्रेशन तो दोनों करवा रहे हैं, लेकिन अभी इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे तो आपको इनके रेशो से अंदाजा हो जाएगा
कि हम इसको डोमिनेंट को अलग क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं रेसेसिव से। मैं भी रेसेसिव करवाऊंगा, डोमिनेंट आप लोग खुद किएगा ताकि आप लोग को करना समझ में आए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डोमिनेंट की एग्जांपल देखो तो डोमिनेंट में हमारे पास जो पंपकिन है, स्क्वाश है, उसमें हमें एग्जांपल देखने को मिलती है पंपकिन या स्क्वाश जिसको हम कहते हैं, और क्यूकरबिटेसी फैमिली का ही मेंबर है जिसमें लौकी टिंडे वगैरह आते हैं। इसमें आपके पास ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है ओवर येलो कलर। तो आपके पास यहां पर लेट्स से ग्रीन कलर इज डोमिनेंट ओवर येलो कलर। आपने देखा होगा पंपकिन को हैलोवीन वगैरह में भी लोग रखते हैं, और ये विचक्राफ्ट वगैरह की जो मूवी सीरीज होती है उसमें पंपकिन रखे होते हैं येलो कलर। तो येलो इज रेसेसिव एंड ग्रीन इज डोमिनेंट। इसको मैं यहां बना दूं अगर, ये कैपिटल जी स्मॉल जी। पंपकिन या स्क्वाश के अंदर क्या सिचुएशन है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए स्मॉल ई और उसके सामने मौजूद हो कैपिटल जी, तो अब आपके पास क्या कलर आएगा। अब ये चूंकि रेसेसिव कंडीशन है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास कलर क्या आएगा, ग्रीन। बट अगर आपके पास लेट सपोज कैपिटल ई स्मॉल ई या कैपिटल ई आ गया और इसके सामने आपके पास कैपिटल जी मौजूद है, यहां पे भी कैपिटल जी मौजूद है, तो अब इन दोनों में चूंकि यहां डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन आ गए, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, वो क्या देंगे आपको, इसी पाथवे को समझो। वहां तो यहां पिगमेंट बन रहा है एनिमल्स के अंदर, वहां यहां मेलन बन रहा है, वहां पिगमेंट बने होंगे, तो पिगमेंट की फॉर्मेशन को ये एपिस्टेटिक जीन रोक देगा। तो अब वो ग्रीन नहीं बनने देगा ना येलो बनने देगा, बल्कि क्या होगा, कोई भी पिगमेंट नहीं बनेगा। जब कोई भी पिगमेंट नहीं बनेगा, ट्रांसपेरेंट तो बनने से रहा, तो आपके पास क्या कलर आता है, आपके पास व्हाइट कलर आता है when we have dominant epistatic genes। मैंने डोमिनेंट एक्सप्रेस किसमें नहीं बोला था, मैंने कहा इसमें डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, किसमें, रेसेसिव एपिस्टेसिस में। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन्स सप्रेशन करवाएगी, और इसी तरीके से रेसेसिव एपिस्टेसिस में रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स सप्रेशन करवाएंगे। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि जब भी, अभी तो हम उस चीज में बाद में आएंगे ना, हालांकि मैं बता चुका हूं कि वो एक्सप्रेशन क्यों नहीं करवा रहा, इस वजह से एक्सप्रेशन नहीं करवा रहा, लेकिन जो बात याद रखने की हुई है कि डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन्स में आपके पास डोमिनेंट जीन्स, यहां मैंने लिख दिया कैपिटल ई स्मॉल ई, डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन्स सप्रेशन करवाएंगी, रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन में रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स अपना एक्सप्रेशन करवाएंगी। इट्स नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड। अच्छा अच्छा, अब आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो है वो डोमिनेंट एपिस्टेटिक है, रेसेसिव एपिस्टेटिक है। हम आपको जेनेटिक्स के अंदर माहिर बना ही नहीं रहे ना, हमारा मिशन ये है कि हम आपको जेनेटिक्स में पीएचडी की डिग्री दें। हमारा मिशन ये है कि हम आपका टेस्ट क्लियर करवाएं, और जो टेस्ट आपको बना के देते हैं उसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया, सवाल में 3 चीजें मेंशन करेंगे। गिवन सिचुएशन क्या है, कौन डोमिनेंट कौन रेसेसिव, फिनोमिना, किस फिनोमिना के ऊपर एमसीक्यू बनाया गया है, एपिस्टेसिस है, एपिस्टेसिस है तो कौन सा एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट है रेसेसिव है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो भी बात होगी आपको क्लियर कट बताएंगे। क्लियर कट नहीं होगी तो मौजूद होगी, ढूंढना पड़ेगा, इनडायरेक्टली होगी लेकिन होगी वहां पर। और तीसरी चीज रिक्वायर्ड है, तो आपने ये समझना ही नहीं है ना, इसमें जाना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है या नहीं है, वो तो आपको क्लियर कट बताएंगे। आपने ये समझना है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते किससे हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस उसको कहते हैं कि जब भी कभी किसी कैरेक्टर के सामने डोमिनेंट, चाहे हेटेरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, एपिस्टेटिक जीन्स आ जाएं तो क्या होगा, तो वो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देंगे, खत्म बात, सिंपल सी बात। रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए।
रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है? वो ये होता है जब किसी कैरेक्टर के सामने रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स आ जाएं और उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दें, मास्क कर दें, ऐसी कंडीशन को हम रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एपिस्टेसिस होती क्यों है? देखो, मैंने आपको शायद पहले भी कभी बताया था, शायद पहली क्लास में इसी जेनेटिक्स की, कि हम जो थ्योरेटिकल जेनेटिक्स पढ़ होते हैं बुक के अंदर, आप देखोगे पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फलाना फलाना फलाना। आप अगर उस थ्योरेटिकल जेनेटिक्स को अपने ऊपर अप्लाई करने शुरू करोगे एक के बाद एक, यानी आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस डाली अपने ऊपर, आपने देखा हमारे मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती कि नहीं, आपको उसके अंदर कुछ फ्लॉज नजर आएंगे, आप कहोगे नहीं ये हमारे ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रही। फिर आप जाओगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, कोडोमिनेंस में, वहां पर भी कुछ चीजें आपके ऊपर अप्लाई हो रही होंगी, कुछ नहीं हो रही होंगी, आप उसको भी छोड़ दोगे। इसी तरह इनकम्प्लीट देखोगे, इसी तरह से आप एपिस्टेसिस देखोगे। कहानी क्या पता चली कि बायोलॉजी जो है उसमें फिक्स लॉज नहीं होते। इवन तो मेंडल ने लॉ दिया, लेकिन उस मेंडल के लॉ को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर रहे होते, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है, उसके अंदर भी बहुत सारी आइडियल कंडीशंस लगाते हैं। इमिग्रेशन बंद करेंगे, इमिग्रेशन बंद करेंगे, मोर्टेलिटी बंद करेंगे, फलाना फलाना फलाना, बैड डेथ रेट, ये सारी चीजें आप रोकोगे तो वो जाके कहीं एप्लीकेबल होता है आपका लॉ। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। इसी तरह से जब हम जीन्स या जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो यहां हद से ज्यादा एक्सेप्शंस मिल रही होती हैं, और उनमें सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जो कंसिडर करने की है कि सारे की सारी थ्योरेटिकल जेनेटिक्स जो आपने बुक में पढ़ी है वो सारी की सारी आपकी बॉडी पे अप्लाई हो रही होती है, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे नहीं। उसकी वजह यह है कि आपके जीन्स आपस में एक दूसरे से फंक्शनली और फिजिकली भी लिंक्ड होते हैं। एक जीन किसी दूसरी जीन के काम को सप्रेस कर रहा होगा और साथ ही साथ वो किसी तीसरी जीन के काम को इनहांस कर रहा होगा। इसी तरह से आपके पास ये वाला जीन किसी दूसरी जीन को सप्रेस कर रहा होगा, एट द सेम टाइम वो किसी तीसरी जीन के काम को इनहांस कर रहा होगा, और ये जीन हो सकता है कि इस वाले को जाके भी इनहांस कर रहा हो सकता है ये इसको सप्रेस कर रहा हो। तो ये एक नेटवर्क है जेनेटिक्स में जो कि फंक्शनल और फिजिकल दोनों इंटरेक्शंस पे मुश्तमिल होता है। तो एपिस्टेसिस एक जीन के दूसरे जीन पे सप्रेसिव अफेक्ट्स को स्टडी करने को कहते हैं। इसी तरह से कुछ चीजें अभी आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखोगे कि वहां पर वो उसके अफेक्ट को इनहांस कर रही होंगी। जब मुख्तलिफ जीन्स मिलकर एक साथ काम कर रही हैं तो आपके पास डार्कर कलर शेड बन रहा है। जब वो सारी जीन्स काम नहीं कर रही साथ मिलके तो एक लाइटर कलर शेड मिल रहा है। तो जेनेटिक्स हमेशा एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से चल रही होती है। तो जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक पॉइंट आप देखते हो कि कुछ जीन्स अगर होमोजाइगस कंडीशन में सारी आ जाएं, अभी हम उसको भी देखेंगे, तो वो किसी अफेक्ट को बढ़ा रही होती है। उसी तरह से एपिस्टेसिस में कुछ जीन्स किसी दूसरी जीन्स के एक्सप्रेशन को कम कर रही होती है। तो ये लिंकेज है जीन्स के बीच में, फिजिकल भी जो हम देखेंगे और फंक्शनल भी, जो सारे हम देख रहे हैं। फिजिकल लिंकेज जो देखेंगे ना, लिंकेज इन क्रॉसिंग ओवर के अंदर, कि एक जीन जब जाती है तो उसके बाद दूसरी जीन चले जाते हैं। तो फंक्शनल लिंकेज भी होती है कि एक का अफेक्ट दूसरे के अफेक्ट से किस तरह से मिलता जुलता है, कैसे उसके ऊपर अफेक्ट डाल रही हो। मेरी बात समझ आ रही है सबको? ठीक है ना? तो इसमें बस आपने याद रखना है कि यहां पर हम सिर्फ सप्रेशन देख रहे हैं एक जीन की दूसरी जीन के ऊपर। कुछ फिनोमिना आपको अपनी बॉडी में ऐसे देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे आपने ग्लूकोज लिया, शरबत पिया कोई या कुछ तरह जूस, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर चला गया। इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लाने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? इंसुलिन। इंसुलिन के जीन्स कहीं प्रेजेंट हैं जो इंसुलिन बनाने के लिए ये पाथवे चलाएंगे, ये पाथवे चलाएंगे, ये पाथवे चलेगा कि वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से आपके इंसुलिन की फॉर्मेशन होगी या वहां से सिग्नल जाएंगे। अब इंसुलिन की जो ब्लड के अंदर लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया, उसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल नीचे जाना शुरू हो गया। अब बॉडी के अंदर फंक्शनल जेनेटिक्स एक्टिवेट होगी। इस इंसुलिन के साथ एक दूसरा जीन है जो इसके साथ फंक्शनली लिंक्ड है। वो क्या, कौन है? ग्लूकागॉन का जीन। ग्लूकागॉन अब जब देखेगा कि इंसुलिन का लेवल भी बढ़ रहा है और ग्लूकोज का लेवल भी कम हो रहा है, वो क्या करेगा? ग्लूकागॉन रिलीज करना शुरू कर देगा।
ग्लूकागॉन रिलीज होगा, इंसुलिन का लेवल नीचे, ग्लूकागॉन का लेवल ऊपर, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा साथ साथ। तो ग्लूकागॉन ने क्या किया, इंसुलिन की सप्रेशन की और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा दिया। जब ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा, तो ग्लूकागॉन की सप्रेशन के लिए अब इंसुलिन आ जाएगा। आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पढ़ा होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। यानी कॉर्टिसोल अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कभी ऊपर चला गया तो उसको नीचे लेके आना है, ठीक है। तो इस तरह से हार्मोन जैसे काम कर रहे होते हैं, तो वो भी आपस में उनके जीन्स फंक्शनली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। कभी कोई सप्रेशन कर रहा होता है, कभी कोई इनहांस कर रहा होता है, ठीक है। डोपामीन है आपके पास, या सेरोटोनिन है, ये प्लेजर सीकिंग हार्मोन्स है, ये कॉर्टिसोल के मुकाबले में रिलीज होंगे अगर आप खुश होना चाह रहे हो या कुछ इस तरह की चीजें। तो ये सारा काम एपिस्टेसिस वगैरह का भी उन्हीं सिचुएशन से लिंक्ड है, उन्हीं की तरह का, एग्जैक्ट वो नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि वैसी लिंक्ड है कि आपके पास एक जीन किसी दूसरी जीन को सप्रेस कर रहा है। अब उसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि घर का बड़ा है, अगर वो किसी को डांट रहा है, उसको बोल रहा है काम ना करो, तो वो तो डोमिनेंट है ना, वो बंदा घर का बड़ा है, तो वो उसको नीचे कह रहा है कि एक एक बंदा बड़ा है, छोटे बच्चों को उसने कंट्रोल किया हुआ है, तो तुम लोग सारे के सारे कंट्रोल में आ जाओ। अब ये तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो गई। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है कि एक बड़ा है और उसके बाद छोटे बच्चे हावी हो गए। अब छोटे बच्चे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चीजें मार रहे हैं उसको, भाग गया कमरे से निकल के। ये कंडीशन आपके रेसिस एपिस्टेसिस है कि छोटी चीज इसकी एक्सप्रेशन नॉर्मली अगर हम जेनेटिक्स में देखें तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होगी, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो अपना अफेक्ट डाल रहा है अपने से बड़े वाले के ऊपर, चाहे वो डोमिनेंट कंडीशन में हो ये, चाहे रेसिसिव कंडीशन में हो ये, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास निकल के आती है। ये फीडबैक की तरह का काम कर रहा था, लेकिन चूंकि हम इसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देख रहे हैं एपिस्टेसिस का, तो इसलिए मैंने इसके फीडबैक का टर्म इस्तेमाल नहीं किया। फीडबैक में दोनों दोनों साइड चल रही होती ना, अप रेगुलेट डाउन रेगुलेट, तो यहां से हम डाउन रेगुलेशन देखें, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा मैं क्रॉस बना दूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए कि हमारे पास जो है वो रेशियोज किस तरह से निकलते हैं इसके। तो मैं क्रॉस बनाता हूं इसका और इसका, फिर मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग खुद निकालिएगा ताकि आप लोग को भी एक चीज समझ में आ जाए। अगर ये कॉपी कर लिया तो मैं एक साइड जरा मिटा दूंगा और फिर उसको आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल हम इस कंडीशन को उठाते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास यूजली हम जो है वो F2 जनरेशन से देखना शुरू करते हैं, यानी F2 जनरेशन निकाल रहे होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एपिस्टेसिस। हमारे पास लेट सपोज कैपिटल बी स्मॉल बी, F2 जनरेशन का मतलब है कि वहां पर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे, X विद कैपिटल बी स्मॉल बी, और हमारे पास यहाँ पर कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, यानी वी हैव एन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें हमारे पास जो है वो ब्लैक डोमिनेंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन है। अब ये दोनों मिक्स किया हमने। अब मैं अगर इनके गैमेट्स बनाऊं तो इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, तरह से इसका गैमेट स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसके गैमेट्स बनाने के लिए दोनों में कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है ना। ये हमारे पास गैमेट्स बन गए, ये गैमेट्स मैंने बना दिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद
ठीक है ना। अगर कोई इसका रेशो निकाल चुका अब तक, साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा जी, तो याद रहे कि हम लोग यहाँ पर रेसेसिव एपिस्टेसिस देख रहे हैं। रेसेसिव एपिस्टेसिस का मतलब ये है कि आपके पास, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, जहां पर भी स्मॉल ई आएगा वो सामने वाले को मास्क कर देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि बहुत सारे छोटे बच्चे मिलके किसी एक बड़े को के ऊपर हावी हो जाएं और उससे अपनी मनमानी कराएं, उसको तंग करें, उसको कमरे से बाहर निकाल दें, तो ये कंडीशन यहाँ पर इस तरह की होगी। अब अगर हम लोग इसको करके देखें, कौन से दूसरे वाले में, अच्छा, अब इसको अगर हम निकालना शुरू करें तो सबसे पहले तो उनको हाईलाइट कर लो जिसके अंदर हमारे पास स्मॉल ईज बहुत सारे हैं। तो स्मॉल ई वाले में निकाल लेता हूं, 1 2 3 एंड देन वी हैव 4। तो 4 तो मेरे पास ही हो गए स्मॉल ई वाले। अब मुझे बताओ स्मॉल ई वालों का एक्सप्रेशन क्या होगा, स्मॉल ई वालों में एक्सप्रेशन क्या होगा? अच्छा, ये कैपिटल, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैं सही कर दूं, शायद यही लोग हाईलाइट करना चाह रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा इन 4 का? चूंकि यहाँ पर रेसेसिव ने के सामने जो भी आया उन्होंने उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ कंडीशन क्या होगी, ये हो जाएंगे वाइट, बिकॉज उनके सामने जो भी होगा उसके कैरेक्टर को मास्क कर देंगे। अब जरा निकालते हैं अपने पास ब्लैक वाले के लिए शर्त क्या है कि आपके पास कैपिटल बी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 and then we have this 9। तो 9 हमारे पास क्या हो गया? 9 हमारे पास हो गया ब्लैक, 9 ब्लैक हो गया। लास्ट हमारे पास क्या बच गया? अब ये रिलेशनशिप देखो, यहां पर जब भी एपिस्टेसिस में आपके पास ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि दोनों डोमिनेंट ई हैं, ठीक है ना, दोनों डोमिनेंट ई की कोई हैसियत नहीं होती जब इसके सामने कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस कर रहा हो अपने आप को। या आपके पास एक ये निकाला मैंने और एक ये निकाल दिया, क्या हो गया? ये 3 हो गया आपके पास ब्राउन, 3 ब्राउन हो गया। अब इसका अगर मैं रेशो लिखूं तो मेरे पास रेशो क्या बनेगा रेसेसिव एपिस्टेसिस का? 9:3:4 का रेशो। कुछ याद आया इस रेशो को देख के? इस रेशो को देख के कुछ याद आया आप लोगों को? ये रेशो किसी से मिलता जुलता है, ये रेशो मिलता जुलता है इससे 9:3:1 डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उससे मिलता जुलता है ये क्रॉस।
मेंडल्स के लॉ का। बस फर्क क्या हुआ कि ये दोनों जो एंड के थे ये मिल गए, आपके पास ये मॉडिफाइड वर्जन बन गया मेंडल्स के लॉ का, डायहाइब्रिड रेशो का आपके पास ये मॉडिफाइड वर्जन बन गया। ये क्या हुआ रेसेसिव एपिस्टेसिस में। गैमेट्स मैंने कैसे बनाए, कुछ लोग पूछ रहे हैं। एक डोमिनेंट या एक कैरेक्टर के साथ दूसरा कैरेक्टर जाएगा, जैसे हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस में करते थे। डायहाइब्रिड क्रॉस में जैसे करते थे, ये देखो समझो कि ई जो है ना, ये वहां बैठा इसलिए नहीं है कि उसने एपिस्टेसिस करनी है, ये कोई और एक्सप्रेशन भी करता है, लेकिन उस और एक्सप्रेशन के साथ साथ इनडायरेक्टली काम इसका ये भी है कि ये अपने पास इसका पार्ट टाइम जॉब समझ लो कि इसका एक पार्ट टाइम जॉब ये भी कि वो एपिस्टेसिस करता है, मास्किंग करता है, सप्रेशन करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये बी जो है, ये लेट से कलर का जीन है, कोई कलर का जीन है, कलर एक्सप्रेस करवा रहा है। ये ई जो है हो सकता है किसी हार्मोन की प्रोडक्शन करवा रहा हो सकता है कि हेयर कलर या हेयर की फॉर्मेशन या टेल की फॉर्मेशन या एयर्स की फॉर्मेशन या आई कलर की फॉर्मेशन का कोई काम करवा रहा हो फॉर एग्जाम्पल। तो ये जीन अपना कोई ना कोई काम तो करवा रहा है। इसका पार्ट टाइम काम क्या है, इसका पार्ट टाइम काम है इनके एक्सप्रेशन को सप्रेस करना। डायहाइब्रिड क्रॉस से मिलता जुलता रेशियो क्यों आया या मॉडिफाइड रेशियो क्यों आया, क्यों? क्योंकि यहां पर भी दो जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स मौजूद हैं, दो जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड। लेट से आपके पास बी जीन तो है ही कलर ऑफ फर के लिए, लेकिन ई जीन जो है लेट सपोज ये है आपके लिए आपके पास टेल की फॉर्मेशन के लिए, या टेल का शेप कैसा हो, छोटी टेल हो, राउंडेड टेल हो, या आपके पास जो है वो शैगी किस्म की टेल हो जैसे वुल्व्स की होती है। तो ये टेल की फॉर्मेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सप्रेशन करता है, लेकिन इसका पार्ट टाइम काम क्या है? इसका पार्ट टाइम काम है दूसरों के काम में दखल देना या दूसरों को सप्रेस करना। ठीक है, ये मिलता जुलता भी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के क्रॉस से। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मॉडिफिकेशन क्यों आई, अभी मैंने बता दिया कि ये दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं। E इज अ डिफरेंट ट्रेड, B इज अ डिफरेंट ट्रेड, लेकिन E का पार्ट टाइम काम क्या है? अगर E ना आता बीच में तो इन्होंने तो सिंपली क्रॉस करके अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना था, लेकिन जब E बीच में आ गया तो E का और काम क्या है? E का फॉर एग्जांपल काम है टेल की फॉर्मेशन, टेल की शेप की फॉर्मेशन, लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है? वो एपिस्टेसिस भी कर रहा है। कौन सी एपिस्टेसिस? डोमिनेंट फॉर्म में होगा, डोमिनेंट फॉर्म में जैसे यहां है तो कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन जहां ये रेसेसिव फॉर्म में आ गया वहां इसने क्या करना है? इनके कैरेक्टर को मास्क कर देना। मेरी बातें समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना? अब आप में से अगर कोई घर पे जाए ऐसे बैठे हुए तो इसके क्रॉस को भी बना सकता है, उसके अंदर वो ई को ऐसी इसी तरह से एपिस्टेसिस के लिए मेंशन कर ले, ई को यानी एपिस्टेसिस के लिए अपने याद रखने के लिए, और जी को ग्रीन और येलो से आइडेंटिफाई कर दे और डोमिनेंट फॉर्मेशन करनी है। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जहां पर भी ये आएगा या ये आएगा, इसके सामने जो भी कोई होगा एक्सप्रेशन नहीं होगी। जहां आपके पास ये आया, इसके सामने जो भी होगा वो अपनी एक्सप्रेशन करेगा। यहां पर मतलब एक्सप्रेशन होगी, यहां पर एक्सप्रेशन नहीं होगी। ठीक है, या मैं इसको ऐसे बना दूं, यहां एक्सप्रेशन होगी और इन दो में एक्सप्रेशन नहीं होगी। कौन सी सिचुएशन में? डोमिनेंट एपिस्टेसिस में। रेसेसिव एपिस्टेसिस में इसका उलट हुआ, यहां इन दोनों जगहों पे एक्सप्रेशन हुई, यहां एक्सप्रेशन नहीं हुई। ठीक है, ये एग्जाम्पल रेसेसिव एपिस्टेसिस की है, ये पूरी मैंने यहां हेडिंग डाली, ये पूरी एवरेज। अभी देखो इन टर्म्स ऑफ ब्लैक कैसे बने, अभी देखो मैंने अभी इसी को फॉलो करना है। मैं यहां पर इसकी छोटी सी वो लिख देता हूं। आपके पास जहां पर भी कभी कैपिटल ई स्मॉल ई आए, कैपिटल ई आए, इसके सामने जो भी कोई होगा ये अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, ये एक्सप्रेशन शो करेंगे, ये एक्सप्रेशन शो करेंगे, ये एक्सप्रेशन शो करेगा। लेकिन जहां भी कहीं आपके पास स्मॉल ई आ जाए और इसके सामने वाली कंडीशन आ जाए तो अब आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन शो नहीं होगा। इसका जिसके ऊपर डैश के ऊपर क्रॉस लगा है, इसका मतलब उस डैश में जो नंबर्स आएंगे, जो डिजिट्स आएंगे, वो एक्सप्रेशन नहीं देंगे। अब ये इसके हिसाब से देखो, कैपिटल ई स्मॉल ई के सामने जो भी कोई आएगा डैश में, यानी बी कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी है, अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ये देखो कैपिटल ई के इन दोनों डैश में आ गया बी और बी, क्या कर रहे हैं? ये दोनों अपनी एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं।
ठीक है। इसी तरीके से आपके पास इसके ऊपर आओ, कहां गया, ये रहा, ये कैपिटल ई स्मॉल ई के सामने जो दो डैश है उनके अंदर स्मॉल बी आ गया। अब कैपिटल ई स्मॉल ई अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, कौन करेगा, ये दोनों करेंगे। ये दोनों कौन है, स्मॉल बी यानी ब्राउन, ठीक है। कौन से, अच्छा डोमिनेंट का तो सही बताया, डोमिनेंट का जिसने भी निकाला है सही बताया, डोमिनेंट का तो बिल्कुल क्लियर है आपके पास, सही है। जिन्होंने 12:3:1 निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है कि उसके अंदर आपके पास अब ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिलके 12 बनाएंगे, वो 3:1 बनाएगा, ठीक है। तो रेसेसिव के लिए हमने क्या किया, इस चीज को याद रखना, इसको मैं बॉक्स बना दूं, इसके हिसाब से जो लोग निकालेंगे एपिस्टेसिस का फॉर्मूला या एपिस्टेसिस के क्रॉसेस, तो उनको कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी, कहीं नहीं फंसेंगे वो। तो जिन डैश के ऊपर मैंने क्रॉस लगाया इसका मतलब है कि वो अपनी एक्सप्रेशन रेसेसिव एपिस्टेसिस में शो नहीं करेंगे। जिनके डैश के ऊपर टिक लगा इसका मतलब अपने एक्सप्रेशन शो करेंगे इन रेसेसिव एपिस्टेसिस। ये जो बॉक्स बनाया मैंने, ये बॉक्स बनाया फॉर डोमिनेंट एपिस्टेसिस, फॉर डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या है, यहां पर भी ऐसी बना दूं मैं कि आपके पास ये अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। जहां पर भी ये कंडीशन आएगी तो टिक के ऊपर जो मैंने लिखा है वो अपने आप को, वो टिक वाले के ऊपर वाले अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। तो इसके हिसाब से करोगे आसानी रहेगी। आपने इसकी डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाना, आपने बस याद रखना है व्हाट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, व्हाट इज रेसेसिव एपिस्टेसिस, दैट्स इट। डोमिनेंट का रेशो क्या है, रेसेसिव का रेशो क्या है, डोमिनेंट किस कंडीशन में हो सकता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में किस कंडीशन में, मेन कैरेक्टर कौन सा है, यहां मेन कैरेक्टर क्या है, ग्रीन, यहां मेन कैरेक्टर क्या है, ब्लैक या ब्राउन। मेन कैरेक्टर अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, आपने स्टिक और क्रॉस से अंदाजा कर लेना है अपनी बात का, ठीक है। आप इसको अगर इंटरनेट वगैरह भी जाके सर्च करोगे, आप हो सकता है किसी चीज में जाके फंस जाओ, कोई चीज आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड करे लगने लगे। मैंने कोशिश किया इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको समझा दूं ताकि आपके दिमाग में कोर कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ठीक है। और इसका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है, कब डोमिनेंट कंडीशन में क्या चीज एक्सप्रेस हो रही होगी, हमें चार्ट देके कैसे अंदाजा हो, हमें एग्जाम्पल देके कैसे अंदाजा हो, वो भी मैंने सामने लिख दिया। अच्छा, 3 ब्राउन कैसे हो गया वो भी मैं बता दूं। देखो बेटा, इसको याद रखो, इसको याद रखने का मतलब ये है कि आपके पास जब भी किसी कंडीशन में ये दो आ जाएं, ये इसके सामने ये दो होंगे, जो भी दो होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाएंगे। अब जरा यही दो की एग्जाम्पल उठा के देखते हैं। ये देखो यहां पर हमने क्या किया, इसको जरा इसके ऊपर फिट करो। यहां पर कैपिटल ई स्मॉल ई है, कैपिटल ई स्मॉल ई, इसके सामने दो डैश जो है उनकी जगह पे क्या आएगा, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी टिक लगा हुआ है। स्मॉल बी का मतलब क्या है कि आपके पास एक्सप्रेशन किसकी होगी, स्मॉल बी की, ना कि कैपिटल ई की। इस वजह से ब्राउन होंगे। इस तरह से इसको ढूंढो, ये भी ऐसा ही है। आप आ गया, ये देखो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। पंपकिन के अंदर आपके पास क्या होगा, पंपकिन के अंदर आपके पास जो रेशियो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का वो है 12:3:1, 12:3:1। ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का आपके पास रेशियो है। उसमें भी यही सेम चीज अप्लाई होगी। जहां पर भी कैपिटल जी अगर यहां आ गया, किसकी एक्सप्रेशन होगी, इसकी एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है। जहां पर भी कैपिटल जी इसके साथ आ गया, किसकी एक्सप्रेशन होगी, इसकी एक्सप्रेशन होगी, कैपिटल जी के। टिक लगाया ना मैंने। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हिंट्स बना के मैं नहीं बता सकता। ठीक है। गैमेट्स बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे हमेशा बनते हैं। ये दोनों एक साथ जाएंगे, फिर ये दोनों एक साथ जाएंगे। गैमेट्स बनाने के लिए इतना मुश्किल नहीं है कि गैमेट के साथ आपको एक ब्लू को एक ग्रीन के साथ रखना है। तो ये ब्लू ये ग्रीन के साथ जाएगा, फिर ये ब्लू ये ग्रीन के साथ जाएगा, ये ब्लू ये ग्रीन, ये ब्लू ये ग्रीन। तो इस तरह से आपके पास इस तरह से रेशियोज बन रहे हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, आपके पास जो भी होगा वो ब्लैक बनेगा। इसकी एग्जांपल यहां कहीं होगी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। इसको, इस कंडीशन को इसके ऊपर फिट करो ना। इसके ऊपर जब फिट करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब यहां पर जब इसको यहां फिट करोगे तो कैपिटल ई स्मॉल ई ये तो साइड में हो गया। जब यहां दो टिक लगे हुए, दो टिक का मतलब है कि यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। अब मुझे बताओ, जब हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी आता है तो उसमें एक्सप्रेशन किसकी होगी, ब्लैक की या ब्राउन की?
ब्राउन तो नहीं हो सकता क्योंकि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आ गई, तो कैपिटल बी स्मॉल बी मींस ब्लैक, तो इसलिए हमने उसको ब्लैक में शुमार करके वहां लिख दिया। ठीक है ना। पंपकिन के गैमेट्स भी ऐसे ही बनेंगे। पंपकिन के गैमेट्स देख लेते हैं कैसे बनेंगे। पंपकिन के गैमेट्स के लिए आपके पास मार्कर वो यूज करता हूं जो मैंने मार्क किया। आपके पास कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये बीच में क्रॉस डाला मैंने। यहां पर मैं अगर ये बनाऊं, ये आपके पास होगा ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई। अब इसके गैमेट्स बनाओ तो इसके गैमेट्स बिल्कुल ऐसे बनेंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ, यानी जी के साथ कैपिटल ई वाला भी जाएगा, जी के साथ स्मॉल ई वाला भी जाएगा। कैपिटल जी स्मॉल जी, तो इसके भी कैपिटल जी स्मॉल जी और स्मॉल जी। अगर मैं इसके ये बनाऊं तो क्या बनेगा, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई। अब मैं इसके गैमेट्स के साथ सर्कल बना देता हूं। गैमेट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जब मैं भी छोटा था, 9th की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की नहीं, तो उस वक्त हमारी हमेशा मुझसे गैमेट्स बनाती थी, तो मुझसे गैमेट्स नहीं बनते थे। गैमेट्स नहीं बनते थे तो मेरा सवाल गलत होता था, तो मैंने अपना फोकस रखा गैमेट्स बनाने सीखने के लिए। क्योंकि 9th में जब जेनेटिक्स का आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाला, तो उसके अंदर भी गैमेट्स वगैरह पी-यूनिट स्क्वायर वगैरह बनाते हैं। तो गैमेट्स बनाना इज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम गैमेट्स बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। और कुछ लोग, अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं मेरा पहली बार तो हाँ, जब पहली बार टेस्ट हुआ था उससे पहले मैंने बहुत सारे 9th की बात है, तो उस वक्त बहुत सारे मैं कर लेता था ये इस तरह से पी-यूनिट स्क्वायर, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरा सवाल सही हो जाता है। बट जब टेस्ट हुआ पहली बार तो मुझे पता चला कि मेरा सवाल गलत हो गया था। एंड पे जाके रेशो सही नहीं निकला, मैंने रेशो चेक ही नहीं किया, याद नहीं था मुझे, रेशो चेक ही नहीं किया। जब मैंने सवाल चेक होके आया तो सवाल गलत था पूरा, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा फ्लॉ कहां था, कि मेरा फ्लॉ था गैमेट्स बनाने में। जब गैमेट्स सही बनाने की प्रैक्टिस हो गई तो फिर सवाल आराम से निकल जाता था, भले से रेशो याद हो या ना याद हो। तो इस एग्जाम्पल से दो बातें, एक तो ये कि जेनेटिक्स के अंदर गैमेट्स बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, चाहे आपको अब मैंने अपने खुद ने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से सॉल्व किए हुए सवाल, ट्राई हाइब्रिड मीन एक और इसमें शामिल होगा। तो एक तो चीज ये कि गैमेट्स बनाने चाहिए, दूसरी चीज ये कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो अपनी, आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेसेस क्या है। अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपकी वीकनेस आपको फिर टेस्ट वाले दिन पता चलेंगी, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं, उसको प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके जो छोटे छोटे टॉपिक